हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। पहले हम समझते हैं ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। हमें ये समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, कैलकुलेशंस का मतलब होगा कि हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकली। और प्रूफ क्या करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोप्स के बारे में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं स्पेशल लेक्चर्स में, तो आप वो जाके देख लें आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब है कि कौन सा वाला आइसोटोप किसी सर्टेन एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप कितनी तादाद में पाया जा रहा है नेचर के अंदर। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत इजी करके इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्रिप्टॉन की एग्जांपल समझा के। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के 5 आइसोटोप्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टॉन, ऐसा क्रिप्टॉन जिसका मैस 80 होगा, वो नेचर में 2% पाया जा रहा है। अबंडेंस, पाया जाना, ठीक है। ऐसा क्रिप्टॉन जिसका मैस 82 है, वो नेचर में 12% पाया जा रहा है। ओके, ऐसा क्रिप्टॉन जिसका मैस 83 है, वो नेचर में 12% पाया जा रहा है। और ऐसा क्रिप्टॉन जिसका मैस 84 है वो 57%, जो 85 है वो है 17%। तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह की कोई इनको आपस में मिला हम लोग ना सारे आइसोटॉप्स को, इनकी कोई एक एवरेज निकाल लेते हैं। जब हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे तो हम एज अ होल एक एलिमेंट क्रिप्टॉन लेंगे और कहेंगे कि यार इसका जो एटॉमिक मास है ना, वो एवरेज का जो आंसर आएगा ना वो इसका आंसर होगा। तो इस तरह वो बात करते हैं हम, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल्स पढ़ी थी कार्बन के केस में। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन 12 है ना वो 98.9% नेचर में पाया जा रहा है। इसी तरह बाकी जो दो कार्बन है वो 1.1% पाए जा रहे हैं, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके, तो इसी तरह फिर हम इसकी एक एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने के बाद हम कहते हैं कि यार ये जो एलिमेंट है ना, इसका जो एटॉमिक मैस है वो एवरेज का आंसर होगा। अब हम निकालना सीखेंगे किस तरह एवरेज निकालते हैं। तो इसके लिए जो है ना, साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो है रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला। वो हमसे ये कहता है कि M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये कैसे आया है? इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं ऊपर से और फिर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स विद डिफरेंट मास नंबर। बिल्कुल हमें पता है, जिस तरह हम एग्जांपल समझ के आ चुके हैं हाइड्रोजन की, कार्बन की। एक कार्बन है जिसका मास जो है वो 12 है, एक कार्बन है जिसका मास 13 है, और एक कार्बन जिसका मास 14 है। और मास डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की वजह से इनमें डिफरेंस आ रहा है। ये बात हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। द मैस नंबर इज कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। तो जो मैस नंबर्स होंगे ना, जिस तरह हर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके मैस नंबर डिफरेंट है, उन मैस नंबर से हम कह देंगे रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। रिलेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम, जाहिर बात है, कार्बन 12 को हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था और कार्बन 12 की ही मुनासबत से हम बाकियों को मैयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकियों का मैस मैयर कर रहे हैं। Each isotopes will also have its own naturally occurring abundance, which is called isotopic abundance. अब हर तरह का जो आइसोटोप है ना, वो नेचर में कितना, किसी ना किसी परसेंट में, किसी ना किसी परसेंटेज में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने को हम कहेंगे अबंडेंस। इस तरह मैंने बात की थी, हमारे हमें कहीं पर सैंपल मिला है कार्बन का। ठीक है, हमने कहीं पर सैंपल उठाया कार्बन का, तो उसमें जो है ना 1.1%, 1.1% वो होगा कार्बन 13 एंड कार्बन 14। बाकी 98.9% तक जो है ना, वो हमारे पास है कार्बन 12। ठीक है, तो इसी तरह हम निकालते होते हैं, एक रफ सा सैंपल ले लेते हैं और उस रफ सैंपल को हम टेस्टिंग करते हैं। और जब टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद उसमें पता लगता है कि यार कौन सा एलिमेंट की जो आइसोटोप है वो कितने परसेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रफ सा प्रोसेस है। तो मैंने आपको भी समझा दिया कि किस तरह हम पता लगाते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट अवेलेबल है। तो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसके अंदर जिक्र हो आइसोटोपिक मास का, कि कौन सा आइसोटोप की बात करें और उसका वजन कितना है। और दूसरी चीज आइसोटोपिक अबंडेंस बताना चाहिए। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब है कि वही वाला आइसोटोप कितने परसेंट नेचर में पाया जा रहा है। इसका फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 अप टू सो वन। अप टू सो वन क्यों लिखा हुआ है? वही होते हैं एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स जो है ना, वो होते हैं 50 के करीब भी होते हैं। और उनकी परसेंटेज भी है ना अलग अलग होती है, कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट पाया जा रहा है, ये भी देखना पड़ता है हमें। जिस तरह कार्बन के 3 होते हैं, तो इसलिए अप टू सो वन लगा दिया कि किसी के भी कितने भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को अपने अरेंज कर लें और डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे इसको। ओके, ताकि
हम निकाल सकें आंसर एटॉमिक मास का with the help of all this percentage and all this masses. The element krypton has 5 isotopes. Krypton की मिसाल दे रहा है, वो कहता है इसके 5 isotopes होते हैं. The relative isotopic mass and isotopic abundance. हर आइसोटोप का अपना अपना मास होगा और आइसोटोप की अपनी अपनी अबंडेंस होगी, वो कितने परसेंट नेचर में है वो उन्होंने यहाँ पर बताई भी. हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं. अब इसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व की हुई है एक एग्जाम्पल. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला था कि रिलेटिव मास निकालना है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ लिखेंगे, वो बराबर होगा किसके, M1P1 प्लस M2P2 अप टू सो ऑन. हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो हम फॉर्मूले को हम 5 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4 प्लस M5P5 डिवाइड बाय 100. ठीक है, फॉर्मूला हम इस तरह अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे इसको. अब अरेंज किया तो उसके बाद हमने यहाँ पर कहता है कि 80 मल्टीप्लाई बाय 2.0, वो कहाँ से आया, इस पहले वाले का लिए 80 मल्टीप्लाई बाय 2.0. 80 प्लस लगाएंगे बीच में, क्योंकि M1P1 के बाद प्लस आता है. फिर M2P2 की बारी है, ये हमारे पास हो गया M2, ये हमारे पास हो गया P2. ठीक है, ये हो गया हमारे पास M3, ये हमारे पास हो गया P3. इसी तरह आप आगे भी कह सकते हैं, ये हो गया M4 और ये हो गया P4 और ये हो गया M5 और ये हो गया P5. तो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, फिर जो M2P2 था उसकी वैल्यूज लिखी है, फिर प्लस लगाया, फिर M3P3 की लिखी है, फिर प्लस लगाया, फिर M4P4 की लिखी है, फिर प्लस लगाया, फिर M5 और P5 की लिखी है. वो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं. ओके जी. आई थिंक बुक में ना थोड़ा सा मसला है. तो वो मसला ये है कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर लिख दिया है 17% और यहाँ पर लिखा है 57%. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 84 मल्टीप्लाई 57 किया हुआ है, 85 मल्टीप्लाई बाय 17 किया हुआ है. तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर 17 और यहाँ पर 57 लिखा हुआ है. तो कुछ ना कुछ जो है ना वो इससे मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो कुछ ना कुछ गलती हो गई है. तो वो कोई मसले की बात नहीं है, हम इस गलती को ठीक कर लेते हैं. वो जाहिर सी बात है, बुक की नई नई प्रिंटिंग हुई है, अब गलतियां पता लगेंगी बुक बनाने वालों को, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग इसको सही भी कर लेंगे. तो अब हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें, इस तरह ऊपर 2 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद फिर 12 है, उसके बाद 57 है, फिर रिमेनिंग जो है ना वो फिर रह जाती है 17. तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना 17 आंसर तो यहाँ ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन यहाँ 57 की जगह ना हमें 17 लिखना चाहिए. तो जब हम ये 17 लिख देंगे और फिर सब कैलकुलेशंस करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 83.7. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जांपल है ना इसका समझ आ गई होगी. इसकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है और हम इस फॉर्मूले से रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन निकाल पाएंगे. तो यहाँ पर हमें एग्जांपल खत्म हो गया. अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ. दूसरी एग्जांपल दी हुई है किसकी, क्लोरीन की. क्लोरीन की एग्जांपल हमें क्या समझाती है, पहले हमें ये देखना है. हमने देखना है कि क्लोरीन के ना आइसोटॉप्स कितने होते हैं. तो वो हमें पता होना चाहिए. क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं. 2 आइसोटॉप्स हैं. एक जो है ना वो लाइट आइसोटॉप होगा और उसके मुकाबले में अगला जो होगा ना वो थोड़ा हैवियर होगा. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि लाइट आइसोटॉप कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है और जो दूसरा वाला है वो अगला जो आइसोटॉप इसका क्लोरीन का वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, जो ऊपर फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग, ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का जो लाइट वाला आइसोटोप है उसका सिर्फ एक का निकालना है. व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन 35.45. अब उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास जिस तरह हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो पहले से दे दिया इसने, कहता 35.45 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है. तो हम इस फॉर्मूले में रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर बात करें तो क्लोरीन का ऑलरेडी गिवन है. अब इस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं. वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहीं पर ही. कहता रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस ऑफ Cl37. Cl37 क्लोरीन का एक आइसोटोप है जो है 37, Cl37. और क्लोरीन का एक और आइसोटोप भी है, उसका नाम है Cl35. लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो Cl35 जो है ना उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमने निकालना है. तो हैवी लाइट आइसोटोप निकालना है हमने, इसका हमें नहीं पता. ये जो हैवी वाला है ना इसका पता लग गया हमें. ठीक है, लाइट वाले का नहीं पता लगा, हैवी वाले का पता लग गया. और टोटल ओवरऑल जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके बारे में पता लग गया हमें, 35.45 है. वो डाटा के अंदर गिवन है. जहां तक बातें क्लियर है, हमें पता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं. बात सब दोबारा सुन लें. क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं. कौन कौन से, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. 35 वाला लाइट होगा या 37 वाला लाइट होगा, कुछ सोच के बताएं. तो आपका आंसर यही होगा कि जो 35 वाला क्लोरीन है ना यही लाइट है. तो हैवी कौन सा हुआ, ये हैवी हुआ. ठीक है, अब वो कहता है
कि ये जो लाइट आइसोटोप है ना, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर हमें पता है यही आंसर आएगा, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है। हमने ये आंसर फाइंड करना है 35 वाले का। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 35 है, उसका आंसर फाइंड करना है हमें। और हमारे पास जो गिवन है ना, वो ये चीज गिवन है। कैसे कहता है, क्लोरीन 37 जो परसेंटेज अबंडेंस है ना, वो है 24.23%। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसका हमने निकालना है क्या, इसका हमने निकालना है मैथ्स, इसका मैथ्स निकाल लें। और इसकी परसेंटेज भी तो होनी चाहिए ना, जो पी बना है वो किसको नहीं पता हमें, वो बताना चाहिए। तो उसके लिए इसने ये बताया हुआ, कहता है 75.77% इसका है P1। तो हमारे पास डाटा में क्या है, P1 पता लग गया हमें, पता लग गया। M1 हमें पता लग गया, नहीं पता लगा, वो हमने फाइंड करना है। P2 पता लग गया हमें, जी पता लग गया, 24.23। और M2 पता लग गया हमें, जी पता लग गया, 37 इसका आंसर है। तो हमने, हमारे पास तीन चीजें ये पता है, और ये चीज अननोन है। और इसके अलावा क्या पता है, फॉर्मूला के उस तरफ क्या होता है, फॉर्मूला के उस तरफ होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक, RAM लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये पता है हमें। इसका आंसर उसने दिया हुआ है 35.45, जो कि ये लिखा हुआ है। ये सब पता लग गया, सिर्फ हमने M1 फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, और यहीं पर समझ आ जाएगा। देखिए जी, थोड़ा रेस कर लें ताकि ना साफ सुथरा नजर आए। देखें जी, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिख दिया हमने, और यहाँ पर लिखा हुआ है Cl मल्टीप्लाई बाय 75.77। ठीक है, ये जो हैवियर वाला है उसका लिख दिया, प्लस प्लस डालेंगे बीच में, और 37 मल्टीप्लाई बाय 24.23। ठीक है, वो सब डाटा हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्या डाटा है, वो हमारे पास गिवन है। एक चीज अननोन थी, वो थी ये Cl का मैस। ठीक है, Cl की परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई है। आप कह लें इसको कि ये M1 था और ये P1 था, ये M2 है, और ये वाला क्या है, ये P2 है। तो P2 भी हमारे पास है परसेंटेज वाला, और M2 जो मैथ्स है वो भी गिवन है। इस तरह यहाँ पर P1 का जो हमें कह सकते हैं परसेंटेज, वो गिवन है यहाँ पर। और जो जो इसकी जो M1 है, उसका मैथ्स हमने फाइंड करना है। तो ये कुछ बस अरेंजमेंट की थी, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखें कि डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये सब वैल्यूज गिवन थी वो लगा दी, जो वैल्यू अननोन है वो वहीं पर रहने दी। अब क्या किया, ये 37 को मल्टीप्लाई बाय 24.23 किया, इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 896.51। तो वो आंसर अभी हम निकाल लेते हैं। ये Cl मल्टीप्लाई बाय 75, देखें एज इट अरेंज कर लिया इसको। ये जो चीज है ना 100, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 35.45 बन गया 3545। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको इक्वल टू की तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कर दिया। इस तरफ Cl मल्टीप्लाई बाय 75.77 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.23, जो जिस तरह ऊपर लिखा तो एज इट इज यहाँ नीचे लिख दिया। कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें इसको। इसका आंसर मल्टीप्लाई करके ना ये आ रहा है 896.51। यहाँ पर प्लस क्या है, इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स के हैं। मैथ में अगर आपको पता होता है कि हमने इक्वल टू के उस तरफ कोई चीज प्लस की हो, तो इक्वल टू के अगर हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं उस चीज को, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 3545 पहले का लिखा हुआ है, माइनस किया और माइनस करके ये आंसर लिख दिया, जो कि इसका आया आंसर। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसको माइनस करें, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ पर चीज ये देखें, Cl से मल्टीप्लाई हो रहा है 75.77, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू किस तरफ जाए, क्या होता है, डिवाइड होता है। ये भी मैथ का एक रूल है। तो वो डिवाइड कर दिया, तो Cl का आंसर हमारे पास आ गया 34.95। 34.95 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 35। तो मैंने कहा था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 37 होता है जिसके डाटा हमें गिवन था, 37 का मैथ भी गिवन था, 37 की परसेंटेज भी गिवन थी। एक होता है हमारे पास क्लोरीन 35, ठीक है, जिसकी परसेंटेज हमें गिवन थी और जिसका मैथ्स हमने फाइंड करना था। तो क्लोरीन 35 का मैथ्स फाइंड करना था, तो क्लोरीन 35 हमने फाइंड कर लिया मैथ्स इसका। तो 35 को अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कहा है कि 34.95 इसका एग्जैक्ट आंसर है। अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके इसको हम 35 ही बोलते होते हैं। तो होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी। इसी तरह ना आपको मैं बताता हूँ कि जो अगली वाली हमारे पास है एक्सरसाइज वाली, चलिए एक काम करते हैं कि इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना इसको प्रूव करेंगे कि जो एक्सरसाइज का जो हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है, इसको लेड के बारे में, तो लेड की भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है और फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझसे जिक्र करना है इसके बारे में कि क्या समझ नहीं आई, तक मैं वीडियो दोबारा बना दूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।